नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली है इसके इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपका CGPSC परीक्षा का जो प्रीलिम्स कहा जाए वो 9 फरवरी का डेट डिसाइडेड है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके साथ प्रीवियस ईयर के आए हुए विषयों के क्वेश्चन को एनालिसिस के तौर पर आप सबके साथ जोड़ रहा हूं। इसके अंतर्गत जो पहला प्रयास किया जा रहा है वो भारत के भूगोल को लेकर है। बेसिकली हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2018 से लेकर 2023 तक के दौरान में किस प्रकार के क्वेश्चन भारत के भूगोल में पूछे गए हैं और हमें भारत के भूगोल में इससे एक प्रकार से आइडिया मिलेगा कि हमारी तैयारी को लेकर कैसी रणनीति होनी चाहिए। और आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी तैयारी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितनी मात्रा में आपसे बन रहे हैं, आपको किस सेगमेंट में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो चलिए बिना समय ज्यादा लगाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये डिसेंडिंग क्रम पर है, यानी घटते हुए क्रम पर। आप वर्ष 2023, उसके पश्चात 22, फिर 21, फिर 20 इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो मुझे ये देखने को मिला कि साधारणतः 6 से 7 क्वेश्चन आपके भारत के भूगोल में PSC प्रीलिम से पूछे जाने की संभावना रहती है। ये कभी कभी 7 से 8 तक हो जाता है, यानी मिनिमम 6 मैक्सिमम हम 8 तक क्वेश्चन का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक, यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर उठते जाए, ओजोन की मोटाई किसके रूप में मापी जाती है। तो आप सिंपल आप बताएंगे कि बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओजोन है, ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक प्रकार का त्रिपरमाणविक ऑक्सीजन का अणु है। ओजोन बेसिकली यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, लगभग हम कह सकते हैं 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमको ओजोन देखने के लिए मिलता है। और यदि हम वायुमंडल के अलग अलग लेयर्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग लेयर्स, जैसे पहला हम कह सकते हैं टोपोस्फियर, और टोपोस्फियर के बाद हम लिख सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो टोपोस्फियर मतलब हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में यदि देखा जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 0 से 18 किलोमीटर की मापी जाती है। तो आप देख पा रहे हैं ये 15 से 35, यानी हम कह सकते हैं कि 15 से 18 किलोमीटर के रेंज में ये पाई जाती है टोपोस्फियर में। और लगभग हम कह सकते हैं 18 से 35 किलोमीटर के रेंज में ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन दो पर्पस से उपयोग होता है। पहला, ये वाला जो ओजोन होता है इसको हम बैड ओजोन कहते हैं, बुरा ओजोन, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं उसको दिन के समय में पृथ्वी की सतह एब्जॉर्ब करती है और रात्रि के समय में पार्थिव विकिरण के द्वारा उसको उत्सर्जित करती है। तो ये इन किरणों को पुनः पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है। इसको हम एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट यानी वायुमंडलीय कंबल भी कह सकते हैं। जबकि ये वाला जो होता है गुड ओजोन कहलाता है। और गुड ओजोन का काम बेसिकली जो होता है वो पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करने का होता है। और बेसिकली देखा जाए तो इसको डॉप्सन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डॉप्सन में। और एक डॉप्सन का मान जो होता है वो 0.01 mm होता है, यानी मिलीमीटर होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका मापन डॉप्सन में किया जाता है। और डॉप्सन की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा ओजोन का, वो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन जुड़ता है बेसिकली ओजोन लेयर से। और जब 200 डीबी से नीचे चले जाने लगता है तो इसको ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। और ओजोन क्षरण के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो आप कह सकते हैं HCFC, अलग अलग गैसें उत्तरदायी होते हैं। और इन्हीं को बचाने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जन्म आया है। तो आप कह सकते हैं विकल्प के हिसाब से इसका मापन बेसिकली किससे किया जाएगा? डॉप्सन इकाई से किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ठीक है, या इसमें सीधे सीधे नदी पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब आप भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो बेसिकली
भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी हम मानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, जो कि 2900 किलोमीटर बहती है। उसके पश्चात 2880 किलोमीटर सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती है। 2525 किलोमीटर भारत में बहने वाली और भारत से बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी हम गंगा को मानते हैं। तो जब सिंधु नदी जो कैलाश मानसरोवर से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के में गॉर्ज बनाते हुए प्रवेश करती है, तो बेसिकली हम ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में पहुंचता है तो असम में यहीं पर एक द्वीप बनाता है, नदी द्वीप। जैसे आप मुगेली में आप देखते हैं कि बेसिकली जैसे आप पढ़ते हैं मुगेली में अलग अलग द्वीप पड़ते हैं, नदियों के ऊपर जो आइलैंड से बन जाते हैं उनको हम द्वीप कहते हैं। तो बेसिकली जैसे मदकू द्वीप हम पढ़ते हैं, तो मदकू द्वीप बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन जब हम नदी के बड़े स्तर की बात करते हैं तो माजुली द्वीप असम में स्थित है। ये विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है, जो कि किस नदी पर है, तो आंसर क्या रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसका वास्तविक देखा जाए तो ये 90 बाई हम कह सकते हैं 20 किलोमीटर के एरिया में हुआ करता था, यानी 1800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र था। लेकिन लगातार नदी के इरोजन के द्वारा इसका क्षेत्रफल घट रहा है, और आज के समय में यदि आप देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल लगभग देखा जाता है कुछ सोर्स में 880 वर्ग किलोमीटर, कहीं पर 900 वर्ग किलोमीटर, यानी 900 से 1000 के आसपास इसका क्षेत्रफल बच गया है। बाकी लंबे समय से हम कह सकते हैं रिवर इरोजन के द्वारा, नदी के क्षरण के द्वारा इसका क्षेत्रफल लगातार क्या है, घट रहा है। और असम सरकार ने माजुली जो आइलैंड, उस आइलैंड को एक प्रकार से जिला का दर्जा दिया गया है, यानी इसका स्टेटस जो दे दिया गया है माजुली आइलैंड को, वो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस यानी हम कहेंगे जिला का दर्जा दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं तो हिमालय की सबसे बाहरी शाखा यानी आउटर लेयर ऑफ हिमालय जो है हिमालय, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो देखिए, जैसे जब आप हिमालय का स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं हिमालय की 3 मुख्यतः शाखा देखने के लिए मिलेगी। एक कहलाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, जिसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं बेसिकली ग्रेट हिमालय या मिड हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एक जो रहेगा वो मिड वाला पार्ट रहता है, और एक तीसरा रहता है जिसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय यानी उत्तर पूर्वी हिमालय। तो आप जब देखते हैं तो आपको अलग अलग नाम मिलता है। जैसे सबसे पहले इसमें मिलेगा काराकोरम, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा लद्दाख, फिर देखने के मिलेगा जास्कर, और जास्कर के बाद इसमें एक और श्रेणी मिलती है जिसको हम कहते हैं यहां पर कैलाश। तो जब आप इस हिमालय में जाते हैं, ट्रांस हिमालय, और इस हिमालय में जाते हैं जो मध्य वाले भाग में स्थित है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं इस प्रकार से संरचना बनती है, और ये हिमालय का जो विस्तार है वो सिंधु गॉर्ज से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक स्थित है। तो सिंधु गॉर्ज से लेकर जो ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक जाती है, गॉर्ज मतलब जब नदियां के पास शार्प टर्न आ जाए और वो मुड़ते हुए वो एक खाई बनाकर अंदर प्रवेश करें, तो उसे हम गॉर्ज कहते हैं। और ज्यादातर गॉर्ज जो है वो पूर्ववर्ती नदी बनाती हैं, एंसिडेंट रिवर बनाती हैं। और भारत की 4 नदियां सिंधु, सतलज, मानस और ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदी हैं। ये गार्ज बनाकर प्रवाहित होती हैं। इनका निर्माण या इनका अस्तित्व हिमालय से पहले माना गया है। तो बेसिकली जब आप इसमें जाते हैं, तो जब आप इसमें जाएंगे तो इसमें फिर आपको 3 लेयर देखने के लिए मिलता है। एक कहलाता है ग्रेट हिमालय, या हम कह सकते हैं महान हिमालय, या उसी को वृहद हिमालय कहते हैं। दूसरा मिलता है जिसको हम मिड हिमालय कहते हैं, और इसी में मिलेगा जिसको हम लघु हिमालय, लेजर हिमालय, या इसको हम कह सकते हैं शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा, या शिवालिक हिमालय कह रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा जब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी की उपस्थिति के कारण हिमालय की चोटियां बिखरी हुई मिलेंगी। मिकिर की पहाड़ी, गारो की पहाड़ी, जयंतिया की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी, ठीक है, अराकान योमा की पहाड़ी, ठीक, पटकोई की पहाड़ी, अलग अलग पहाड़ियां मिलती है जो कि बिखरी हुई स्वरूप में मिलती हैं। तो बेसिकली हम जब इसको देखते हैं तो आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय, मिड हिमालय से जो है
इंडस सांगपो सेचर जोन से अलग होता है। मिड हिमालय में भी यदि आप देखेंगे तो ग्रेट हिमालय जो है मिड हिमालय से बेसिकली ये आपका हम कह सकते हैं मेन सेंट्रल थर्स्ट से अलग होता है। ठीक है, अब यदि इसके बीच में हम बात करेंगे तो ये होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट से अलग होता है। फिर ये शिवालिक के बाद ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया आ जाता है, भारत का विशाल मैदान, और ये इसके द्वारा अलग होता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो यदि आप देखेंगे तो आप देखिए बाह्य हिमालय कौन है? बाह्य हिमालय हम उसे कहेंगे जो भारत के विशाल मैदान को स्पर्श करेगा, क्योंकि हिमालय की जैसी शाखा समाप्त होगी वहां से शुरू हो जाएगा भारत के विशाल मैदान, जिसको हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, और बेसिकली ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो बेसिकली दिए हुए विकल्प के हिसाब से और सभी में शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है। कहां से हम बाहरी देख रहे हैं? तिब्बत की ओर से हम देख रहे हैं कि भारत के हिमालय का सबसे आउटर जो लेयर है जिसका निर्माण नियोजोइक एरा में हुआ है वो कौन सा है आपका? वो है आपका शिवालिक हिमालय। फिर आगे बढ़ते हैं। जब काट कर जलाने वाली कृषि यानी वनों को काट कर जो जलाने वाली कृषि होती है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जिसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि बेसिकली आप कृषि के अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। सस्टेनेबल कृषि जिसको भविष्य तक जारी किया जा सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको केमिकल फर्टिलाइजर कम उपयोग हो, ठीक है, और हम ऑर्गेनिक मेटर्स या ऑर्गेनिक मेन्योर का ज्यादा उपयोग करें। वैसी एक कृषि आती है जिसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ऐसा है कि जब आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बात करते हैं तो आपको इस खेती का नाम, जिसमें हम क्या करते हैं, वनों को साधारणतः काटते हैं, वहां पर 3-4 साल तक एग्रीकल्चर करेंगे, फिर उस क्षेत्र को छोड़कर हम दूसरे जगह पर वनों को काटेंगे, फिर वहां पर एग्रीकल्चर करेंगे। तो इस प्रकार से बार बार जो फार्म लैंड जिसमें चेंज हो, विथ चेंजिंग द फार्म लैंड वी परफॉर्म द कल्टीवेशन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहां पर इसको झूम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसको कहते हैं झूम खेती या झूम कल्टीवेशन कहेंगे। जब आप यहां आएंगे, ये वाला रीजन उड़ीसा, ठीक है, तो उड़ीसा में मतलब इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा के लिए इसको कमाने शब्द का प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा में इसे क्या कहते हैं? कमाने कहते हैं। जब हम यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं सीजी में, तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे आप जानते हैं पेद्दा कहते हैं, दाहिया कहते हैं, दहिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉमन वर्ड इंडिया के लिए कंसीडर करते हैं जिसे हम डीपा कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आंध्र प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो इसे पोडू कहा जाता है, ठीक। जब आप तमिलनाडु में जाते हैं तो यही खेती आपको कुमारी नाम से देखने के लिए मिलेगा। और जब आप बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड के पठार या बुंदेलखंड प्लेट्यू पर जाएंगे तो यही आपको बेसिकली हम कह सकते हैं ये बेवार के नाम से देखने के लिए मिलता है, या इसी को डाहिया कहा जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम भारत का देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फेमस माना जाता है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन का होता है, जिसे हम झूम खेती कहते हैं या हम उसे झूम कल्टीवेशन कहेंगे। तो बेसिकली इसमें पूछा हुआ है कि काटकर जो झूम खेती की जाती है वो कहां की जाती है, तो भारत के कहां रहेगा? उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है झूम कल्टीवेशन या झूम खेती कहते हैं इसे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए। आपके क्वेश्चन आजकल जो ट्रेंड में आ रहे हैं, जैसे जस्ट ये 2023 का पेपर है तो ज्यादातर क्वेश्चन कूट में आ रहे हैं। यदि आप कंटेंट को ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े हैं और सतही स्तर पर फैक्ट रट के गए हैं तो आप कठिनाई में आ सकते हैं एग्जाम में। इसलिए भारत का भूगोल, इंडियन जीएस की मांग जो है वो डेप्थ ऑफ नॉलेज का है, यानी आपका जानकारी, आपका ज्ञान गहनता के साथ होना चाहिए, न कि सतही स्तर पर होना चाहिए। जो चीजें सतही होती है वो बह जाती हैं, जो चीजें गहराई तक जिनकी जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, और सफलता गहराई और मजबूती पर मिलती है, सतही स्तर पर सफलता नहीं मिलती। यदि आप आएंगे इस क्वेश्चन पर तो आप देखेंगे क्वेश्चन है
प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विचार करना है। तो प्रायद्वीपीय पठार में कई चीजें होती है, उसमें हम पश्चिमी घाट का मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का मैदान, पूर्वी घाट, उसकी पहाड़ियां, उसमें कृषि, उसमें मृदा, उसमें नदी, अलग अलग पढ़ते हैं हम। तो इसको देखते हैं पहले कि ये पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन का आपका कोट है, नदी के मैदानों से 150 मीटर से लेकर 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार माना जाता है। ये एकदम सही है। कैसे सही है? जब आप भारत का नक्शा इस प्रकार से देखते हैं तो ये वाला जो जोन है जिसको हम ऐसा कह रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब ये होता है, प्रायद्वीपीय मतलब पेनिनसुला कहते हैं जिसको, सच अ लैंड विच इज कवर्ड विथ 3 डायरेक्शन विथ वाटर, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको हम पेनिनसुला प्रायद्वीप कहते हैं। और चूंकि इसका अधिकांश हिस्सा प्लेट्यू है, पठारी है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं नीचे में हिंद महासागर है, इस तरफ अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो यदि आप इसको देख पाएं या समझे तो इसकी आकृति कुछ ऐसी देखने के लिए हमको मिल रही है, एंड दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइंगल। इस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और साधारणतः देखा जाता है कि मैदान की ऊंचाई 300 मीटर के आसपास होती है। तो यहां पर पश्चिमी घाट के मैदान, पूर्वी घाट के मैदान पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इधर कुछ पर्वतें भी पाई जाती है। दक्षिण भारत में आप जानते हैं यहीं पर ऊंचे ऊंचे नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, ठीक है, रायसेन की पहाड़ी, ठीक, गोलकुंडा की पहाड़ी, अलग अलग पहाड़ियां आएंगी। तो बेसिकली ये एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज तो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई जाती है। ये एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन, इसके उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में ये, तो ज्यादा अच्छा है हम इसको लेकर ना एक बना लेते हैं, पहले समझते हैं कि ये क्या स्थिति है इसकी। तो जब आप प्रायद्वीपीय पठार की बात आप करते हैं, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति में ये वाला भाग हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इट इज, हम इसको कह रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति में होता क्या है कि जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे गुजरात से लेकर दिल्ली तक, तो यहां पे फैला हुआ है अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी फैली हुई है, ठीक है। आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर फैला हुआ है जिसको हम कह सकते हैं विंध्य की पहाड़ी, यहां पर बेसिकली रहेगा जिसको हम कह रहे हैं विंध्य की पहाड़ी। फिर यहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा सतपुड़ा की पहाड़ी। तो बेसिकली विंध्य और सतपुड़ा ही है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा गुजरात में जिसको कहते हैं गिर की पहाड़ी, और जो गिर की पहाड़ी है उसी पर गिर नेशनल पार्क है जिसमें एशियाटिक लायन पाया जाता है, ठीक है। और जब आप इधर जाएंगे तो हमको इसके उत्तर पूर्व तरफ हमको मिलेगा जिसको हम कहेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटो। और छोटा नागपुर पठार के आगे जब हम जाते हैं इसी का हिस्सा पड़ता है जिसको मेघालय की पठार भी कहते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे मेघालय का पठार। तो बेसिकली ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसका विस्तार जो इधर फैला हुआ है उसे कहा जाता है राजमहल, ठीक है, राजमहल गारो की पहाड़ी। ये राजमहल जो है झारखंड में स्थित है, राजमहल। और इधर जब जाएंगे तो ये गारो की पहाड़ी स्थित है जिस मेघालय में, तो राजमहल गारो की पहाड़ी। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे और आप यहां देखेंगे तो आपको यहां मिलेगा जिसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी में होता क्या है कि जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, दोनों जाकर एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। तो यदि इसका लोकेशन पूछ रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए ये बोल रहा है उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वत की पर्वतमाला है, तो बिल्कुल सही है। ये दिल्ली पर्वतमाला कहने का मतलब यहां पे निकलता है अरावली की पहाड़ी, जो अरावली माउंटेन है वो बोल रहा है, क्योंकि इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, माउंट आबू, उदयपुर से लेकर आप कहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्से तक जाता है बेसिकली। राजमहल की पहाड़ी देखिए, मैंने अभी अभी चर्चा किया कि ये वाला हिस्सा जो है अरावली हिल है, यहां पर जो फैला हुआ है राजमहल गारो की पहाड़ी है। तो ये राजमहल की पहाड़ियां पूर्व में स्थित है, एकदम सही है। पश्चिम में गिर की पर्वतमाला, ये भी सही है, यहाँ पे पश्चिम में गिर की पर्वतमाला है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, ठीक है, कि पहला चीज 600 से 900 मीटर तक ऊंचाई जा रही है, और दूसरा इसके विस्तार में, ये दोनों कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से लिया हुआ क्वेश्चन है। जैसे
आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसका नाम में ही छिपा हुआ है, पर्पस मल्टीपल हो, यानी उद्देश्य एक से ज्यादा हो, जहां हम सिंचाई का काम कर सके, जहां हम विद्युत उत्पादन कर सके, हम ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर पानी का उपयोग कर सके, ठीक है, जहां पर टूरिज्म की एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके, जहां पर एक्वाकल्चर फिशरीज की एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके। तो जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी होते हैं उनको हम बेसिकली कहते हैं यहां पर मल्टीपर्पस। तो देखिए दिए हुए विकल्प में भाखड़ा नांगल जो है ये 1963 से जुड़ा हुआ है, एक अराउंड 1963। ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भाखड़ा ग्राम बेसिकली बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना जो है बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर मैंने बाय मिस्टेक वहां पर हिमाचल और अरुणाचल सुनने में अंतर जाता है तो मैंने सिंधु नदी जो प्रवेश कर रही हो कहां से है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली स्थित है भाखड़ा नांगल कहां पर? ये है आपका, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, 1963 का है। दामोदर घाटी परियोजना 1948 से स्टार्ट करके 1952 तक जाता है ये बेसिकली। और जो हीराकुड है याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है, दामोदर घाटी दामोदर नदी पर निर्मित है, हीराकुड जो है वो महानदी पर निर्मित है। ये 1953 का है, ये सबसे लंबा बांध भी है, 4.8 किलोमीटर लंबा बांध हीराकुड पर ही है। ये उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिला के हीराकुड गांव में है, इसलिए इसका नाम हीराकुड रखा गया है। इससे उड़ीसा में जल सप्लाई यानी हम कहेंगे सिंचाई का काम होता है। तो बेसिकली आप देखिए यदि डेट वाइज देखा जाए तो आप कह सकते हैं सबसे पहला कौन सा है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। और दामोदर नदी तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि दामोदर नदी का उद्गम बेसिकली पढ़ते हैं आप छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग पठार से होता है। यह झारखंड में बहकर प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में। इसे वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। इस पर कोयला प्राप्ति किया जाता है। बेसिकली जो दामोदर नदी है वो 310 किलोमीटर बायोलॉजिकली डेड है, क्योंकि वहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो बायोलॉजिकल डेड भी ये मानी जाती है। इस पर गोंडवाना रॉक की चट्टानें आसपास में पाई जाती हैं जिसमें हम कहेंगे कोयला प्राप्त होता है। तो ये इसी के साथ याद रखिएगा 1948 में पहला जो है बेसिकली हम कह सकते हैं इसमें पहला कॉरपोरेशन बनाया गया है, यानी पहला जो निगम भारत का बनता है, फर्स्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो था दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर घाटी निगम था जो इसको संचालित करने के लिए बनाया गया था 1948 में। ये 1948 से ही इसका हम स्टार्टिंग मानते हैं और ये स्थित है, इसकी लोकेशन बेसिकली ये पड़ता है झारखंड में। ये कहां स्थित है? झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर वैली। याद रखिएगा ये दामोदर वाला जो है ये हर साल लगभग पूछा जाता है। किसी वर्ष पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा कोयला का कौन सी नदी घाटी मिलती है, तो कोयला बेसिकली जैसे महानदी घाटी में मिलता है, हसदेव नदी घाटी में मिलता है, दामोदर नदी घाटी में मिलता है, पेनगंगा वेनगंगा नदी घाटी में मिलता है, तो अलग अलग नदी घाटियों में मिलते हैं। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? ऐसा भूमि होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। सच अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर विथ ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइलैंड, उसे हम द्वीप कहते हैं। और द्वीप क्या होता है? द्वीप अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे कोई लैगून होता है, लैगून मतलब समुद्र के प्रवाह से वो वहां से भूमि से अलग होकर बन गया, जैसे केरल में वेम्बनाड पाया जाता है, ठीक है। लैगून जैसे पुलिकट होता है, ठीक है, अलग अलग लैगून पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लक्षद्वीप है, यदि लक्षद्वीप की आप स्थिति पहले देखें तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो गया, ठीक है, तो आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा बिखरा हुआ एक प्रकार से द्वीप है, ठीक है। और इस द्वीप का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है वो है मिनिकॉय, उसको क्या कहते हैं? मिनिकॉय। और ये मिनिकॉय के नीचे फिर आ जाता है जिसको हम कहते हैं मालदीव,
ठीक। तो आप अलग अलग चैनल भी पढ़ते हैं कि कौन सा चैनल किसको अलग करता है, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन चैनल का नहीं है, ये यहाँ पर हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो किसका है, लक्षद्वीप का है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको देखने की कोशिश करते हैं। लक्षद्वीप मूंगे के चट्टान से बना हुआ, ये एकदम सही है। भारत में मुख्यतः दो ही ऐसे आइलैंड है जो कि कोरल रीफ से बने हुए हैं, जिसमें एक आता है कच्चा तीऊ और दूसरा आपका आता है जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बेसिकली क्या होता है कि जो समुद्री जीव होते हैं वो समुद्र के जब थोड़े गहराई में पाए जाते हैं तो पानी में चलते समय समुद्र की लहरों से उनके सरफेस पे फ्रिक्शन, घर्षण होता है। एक नेचुरल अडॉप्टेशन यानी प्राकृतिक अनुकूलन की घटना घटती है और उनके सरफेस पर एक लाइम की, हम कहेंगे चूने की एक प्रकार से कवरेज हो जाती है, जिसको हम लाइम कैप कहते हैं, ठीक है। और उस लाइम कैप से उनकी सुरक्षा होती है। लेकिन जब ये डेड होते हैं, बड़ी संख्या में एक साथ ये जाते हैं, तो उस समय उस लाइम कैप से एक नई इकोसिस्टम जनरेट हो जाती है जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ के ऊपर जो है जू जैंथलीन पाया जाता है जो कि रंग बिरंगा होता है और यही इसकी खूबसूरती का कारण होता है। और जब हम पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, जैसे ओशनिक पॉल्यूशन हो गया, समुद्री प्रदूषण, तो प्रदूषण बढ़ने से जू जैंथलीन की मृत्यु होती है और जू जैंथलीन की मृत्यु ही कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कोरल आइलैंड है वो बेसिकली लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें बहुत से आइलैंड है और ऐसा माना जाता है कि इसमें 1 लाख पहले आइलैंड थे, तो इसलिए इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में आइलैंड की संख्या बहुत कम है यहाँ पर। तो इसे याद रखिएगा, लोका द्वीप कहते हैं, बिल्कुल सही है। मीनी का इसी के अंतर्गत आता है। इसे अमीनी द्वीप अथवा अमीन द्वीप कहा जाता है, ये भी सही है। और इसको लक्षद्वीप नाम जो दिया गया है ये दिया गया है 1973 में, यानी 1973 से हम इसको लक्षद्वीप कहने लगे। इससे पहले हम इसे क्या कहते थे, इससे पहले ये अलग अलग नामों से जाना जाता था। और इसका जो सबसे दक्षिणतम जो आइलैंड है उसे मिनिकॉय कहते हैं, जो कि आपके हम कहेंगे मालदीव से अलग होता है। ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट है। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बेसिकली जब आप जाते हैं तो ये वाला स्थान कहलाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल मतलब ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आप जानते होंगे, यहाँ पे उत्तरी सरकार है, फिर गोलकुंडा है। इधर जब जाएंगे तो ये कच्छ है, काठियावाड़ है, कोंकण है, कन्नड़ है। तो इसके बाद यहाँ आता है जिसको कहते हैं मालाबार। तो बेसिकली ये किसके निकट है, तो ये मालाबार के निकट है, ये कोरोमंडल के निकट नहीं है, क्योंकि कोरोमंडल जो है वो पूर्वी घाट में आता है, मालाबार आता है आपका किसमें, पश्चिमी घाट में। एंड लक्षद्वीप इज रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट, ये पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है, पूर्वी घाट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो तीसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस पूर्णतः गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से जब हम आंसर लेंगे तो इसका आंसर आएगा केवल 1 और 2 आएगा, यानी 2 चीजें जो है इसमें क्या है, सही है, ठीक है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, देवप्रयाग और अलकनंदा, ठीक है। मतलब 2 नदियां हैं, इनका संगम देवप्रयाग। तो आप याद रखिएगा, प्रयाग का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। जैसे आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग, हम कहते हैं राजिम को, जहां पर महानदी पैरी और सोंढूर जाकर मिलती हैं। तो जहां पर नदियां जाकर मिलती हैं वो स्थान प्रयाग कहलाता है। और भारत में सर्वाधिक प्रयाग जो है गंगा नदी बनाती है। और गंगा नदी जब उत्तर काशी जिला उत्तराखंड से निकलती है, अलग अलग, जैसे सतोपथ से निकलती है अलकनंदा, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, तो अलग अलग से जब ग्लेशियर से निकलती हैं तो नदियां आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बनाती हैं, प्रयाग बनाती हैं। जैसे तो बेसिकली इसमें अलग प्रयाग आते हैं, जैसे नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है, प्रयागराज है, जिसमें यमुना और गंगा जाकर मिलती हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ऐसा है कि याद रखिएगा, एक गंगोत्री ग्लेशियर है, ये पड़ता है उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला में, उत्तर काशी जिला। तो गंगोत्री से यहां से निकलती है एक नदी जिसका नाम है भागीरथी। यहां से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। और एक बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में पाया जाता है सतोपथ ग्लेशियर, और सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, ठीक है। तो ये यहां पर निकली कौन सी, अलकनंदा। तो ये अलकनंदा निकली कहां से, सतोपथ से,
ठीक है। भागीरथी कहां से निकली? गंगोत्री से। और ये दोनों नदियां जाकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के देवप्रयाग में मिल जाते हैं। इससे पहले बहुत से प्रयाग मिलते हैं, रुद्रप्रयाग ऊपर में है, फिर नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, ठीक है। ये सब प्रयाग अलग, मंदाकिनी मिल रही है, धौली गंगा मिल रही है, पिंडारी गंगा मिल रही है, ठीक है, अलग अलग मिलते हैं। तो बेसिकली देवप्रयाग जो है वो बेसिकली अलकनंदा और हम क्या बताएंगे यहां पर, भागीरथी। भागीरथी दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी, जिसको कहेंगे क्या, ए। 2023। तो आप देखिए 2023 के पेपर का एनालिसिस जस्ट प्रीवियस ईयर का था, यानी यदि आप भूगोल को ठीक ठाक स्थिति में पढ़े हैं तो आपको ज्यादा कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। 2022 में आते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। यदि आपके कमेंट से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके लिए लाभकारी है तो मैं इसको निरंतर रखकर अगले क्लास में आपके साथ इंडियन हिस्ट्री के साथ जुड़ूंगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास के साथ। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम इस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन मैंने देखा कि इंडियन ज्योग्राफी में फैक्ट पर आधारित है, यानी आपको यदि तथ्य पता है तभी आप उसको डील कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, मैं सबके ऊपर नहीं जाता, जैसे ये उत्तर पश्चिम हिमालय, आपको पता है ना सीजीपीएससी का जो एग्जाम है वो निकटतम उत्तर पर आधारित है, यानी दिए हुए विकल्पों के आधार पर चयन। तो जब हम जाते हैं इसमें उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ऐसा दिया हुआ है आपका। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने देखा कि लेप्चा जनजाति, लेप्चा जो ट्राइब है वो भूटान, नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मुझे समझ में आया कि लेप्चा का संबंध दार्जिलिंग और सिक्किम से है, तो मैंने इसको जोड़ दिया। क्योंकि ये जनजाति जो है, जनजाति आप पढ़ते हैं, भारत का भूगोल 3 सेगमेंट में है, भौतिक भूगोल, इकोनॉमिकल भूगोल और हम कहते हैं ह्यूमन भूगोल में आता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जनगणना और जनजाति पढ़ते हैं आप। तो जब लेप्चा जनजाति जो है बेसिकली सिक्किम, दार्जिलिंग में रहती है, ठीक है। तो अरुणाचल हिमालय का संबंध नामचा बारवा से है। ये कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, जिसको नामचा बारवा हम कह रहे हैं। तो हमने इन दो को मिला दिया, यानी सी का आंसर आना चाहिए 4 और डी का आंसर आना चाहिए 3। तो यदि इसके हिसाब से देखेंगे तो सी का आंसर जो है वो क्या है, 4, ठीक है, और डी का आंसर क्या है, 3। तो ये सिर्फ एक में ही मैच कर रहा है, 4 3। देखिए यही है क्या, इसमें भी मैच कर रहा है 4 3, ठीक है। तो फिर हमको ऊपर देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे उत्तर पश्चिम हिमालय जो है, ठीक, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय। तो बेसिकली ये उत्तर पश्चिम हिमालय को हम जोड़ते हैं किससे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। इसमें दो थोड़े से बहुत ज्यादा मिलते जुलते आंसर हमको प्रतीत होते हैं बेसिकली। तो जब मिलते जुलते आंसर प्रतीत होते हैं तो हम यहां पर क्या करते हैं, उत्तर पश्चिमी हिमालय का संबंध हम लेंगे इससे, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का लेंगे किससे, जास्कर का। क्योंकि जो जास्कर की श्रेणियां हैं बेसिकली, जो जास्कर की जो शिवालिक है, शिवालिक को हम उत्तर पश्चिम में लेंगे और हिमाचल उत्तराखंड को किस में लेंगे, जास्कर में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, प्रादुपी पठार के संबंध में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, सही है पूछ नहीं रहा है, सही नहीं है। आप ही एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आंसर लेते समय हम राइट रॉन्ग, यानी हम असत्य असत्य के क्वेश्चन को बिना पढ़े जब डील करते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। देखिए पहला, इसकी ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। ये तो एकदम सही, अभी अभी हमने देखा था प्रादुपी पठार 900 से 1500 वाला, तो ये 1000 दे दिया है, रेंज में ही है। दूसरा, प्रादुपी पठार की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती है, ये गलत हो जाएगा। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, बेसिकली ये जो दोनों पठार हैं, जैसे मतलब हम इसको देखें ना, ये प्रायद्वीपीय पठार, तो जब हम इसको ऐसा देखते हैं तो होता क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमको अलग अलग डोडा बेट्टा, ठीक है, अन्नामलाई, अलग अलग पहाड़ियां मिलेंगी, नीलगिरी, तो ऊंचाई बढ़ती है। और जब इधर नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है। तो ये हम कहेंगे अनसिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है,
ये ऊंचाई को कह पाना क्या है, थोड़ी सी कठिनाई है। और अगला, इसके पूर्व में गिर की पहाड़ी है, पहले ही हम देख चुके हैं, गुजरात में गिर की पहाड़ी स्थित है। और पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी स्थित है, ये भी हम देख चुके हैं, राजमहल गारो की पहाड़ी, तो ये भी सही है। तो दूसरा आपका गलत है, इस हिसाब से पहला और तीसरा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, पूछ रहा है। अच्छा, ठीक ठीक। तो इसमें बेसिकली जो हम कहेंगे सही वाली किसके पूछ रहा है, प्रायद्वीपीय पठार। तो पहला तो गलत हो गया आपका, दूसरा आंसर क्या है, पूर्णतः गलत है। जब दूसरा आंसर पूर्णतः गलत है तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में, ये देखिए ये भी गलत हो गया, यहां पर मैंने पढ़े मिस्टेक किया। देखिए पूर्व में कौन सा है, पूर्व में है राजमहल की पहाड़ी, और पश्चिम में कौन सा है, गिर है। तो ये दूसरा भी गलत हो गया। तो इसमें 2 और 3 आंसर आएंगे, मतलब ये वाला नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, बी आएगा। 2 और 3 क्या है, गलत है। सिर्फ पहला ही सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही पढ़कर अच्छे से बनाना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है। तो सबसे पहले मैं जेट प्रवाह के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा ये सेशन मुझे लग रहा है लेंदी जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर है। तो यदि हम भारत के नक्शे पर जाए तो होता क्या है कि जो जेट स्ट्रीम होती है, जिनको जेट प्रवाह कहते हैं, ये 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। बेसिकली क्या होता है, पौने जो होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे आप पढ़ते हैं व्यापारिक पौने पढ़ते हैं, पछुआ पौने पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। उसी में एक जेट पौन आती है। जेट पवन पृथ्वी की सतह से 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती हैं, और ये 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, यानी इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। तो बेसिकली ये 2 प्रकार की होती हैं। एक कहलाता है पछुआ जेट स्ट्रीम, एक कहलाएगा जिसको कहते हैं पछुआ जेट स्ट्रीम, और दूसरा कहलाता है तिब्बत। ये तिब्बत वाले क्षेत्र से आ रहा है, ये तो चाइना मैंने ले लिया, तिब्बत यहां, तो तिब्बत हम कहेंगे जेट स्ट्रीम। और जो तिब्बत जेट स्ट्रीम है ये पूर्व का है, इसलिए इसे पूर्वी जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। देखिए यहां पर आपको स्थित है, यहां पर क्या बेसिकली देखने के लिए मिलता है, हिमालय देखने के लिए मिलता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हिमालय अलग अलग हमको मिलेगा, ऊपर में ग्रेट हिमालय, फिर मिड हिमालय, फिर शिवालिक मिलेगा। तो ये जो धारा आती है पछुआ पवनों की, ये पछुआ पवनों की धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक वाली इधर चली जाती है और दूसरा वाला जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, 2 शाखाओं में आया। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही बेसिकली सूर्य जब उत्तरायण जाता है, आपको पता है भारत की स्थिति कितनी है, ये बेसिक है एकदम। आप कहेंगे 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री समथिंग, ये 8 7 से 37 6 तक। ठीक है, 68 7 से 97 25 तक ये जाता है। तो मैंने कहा इतनी डिग्री है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, जिसमें हम कह रहे हैं आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य जब उत्तरायण होगा मतलब नॉर्थ शिफ्टिंग होगी, तो जो आपका बेसिकली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, आईटीसीजेड। ठीक है, आईटीसीजेड जो होता है वो बेसिकली लो प्रेशर का जोन है। लो प्रेशर मतलब जैसे जैसे सूर्य जाएगा ये आईटीसीजेड को साथ लेके जाएगा, और जब आईटीसीजेड को साथ लेके जाएगा तो वहां पर टेम्परेचर कम होते जाता है, वैसे ही मानसून जाते जाएगा। तो आप देखिए यहां पर एक केरल से मानसून प्रवेश करना शुरू करेगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये वाली जो शाखा है वो आईटीसीजेड के आने पर ये वाली शाखा का प्रभाव भारत में समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा प्रभाव जो है ये आपका चीन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, इधर दिखाता है, और ये वाला हिस्सा किसको जाता है, एशिया को जाता है। लेकिन एक दूसरी शाखा चलती है जो तिब्बत से चलेगी और तिब्बत से फिर भारत में ऐसा प्रवेश करती है। तो इसका प्रभाव भारत में हमको थोड़ा देखने के लिए मिलता है। क्या होता है, ये चलते हुए आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब ये अरब सागर की ओर बढ़ती है तो इसको हाई प्रेशर मिलता है, फिर से रिटर्न करता है और फिर भारत में प्रवेश करता है। तो बेसिकली अब यदि मान लीजिए हम ऑप्शन में जाएं तो अब इससे ऑप्शन आपको समझ में आएगा और ये चीजें आपसे बन जाएंगी। ठीक है, वापस आते हैं एक बार। ये देखिए पहला, जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर
हिमालय, देखिए यहां पर बोल रहा है समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी अभी बताया कि हिमालय के कारण दो शाखाओं में बटा, ITCZ के प्रभाव में ऊपर उठ गया, यानी बेसिकली वो किसको प्रभाव कर रहा है, एशिया को प्रभाव कर रहा है, ठीक है। और वो भी कैसा, वो ऊपर की ओर कर रहा है। अगला, तिब्बत उच्च भूमि से जेट पवनों को उत्तर तथा दक्षिण शाखा में विभाजित किया जाता है, ये भी एकदम सही है। और तीसरा, इन पवनों से, जेट पवनों से उत्तरी शाखा में जाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये एकदम गलत है। इसका संबंध मानसून से है, ठंड से नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जब मैंने देखा कि एग्जाम में 2022 में प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे महसूस हुआ कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या 18 है। वो नहीं सही में तो अलग अलग क्षेत्रों में मिलाकर कम से कम मान के चलिए 18 राज्य में फैले होंगे, और 18 राज्य के साथ साथ उनका 18 क्षेत्रफल है। तो बेसिकली ये समझने से कम फैक्ट पर ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यदि आपको इनमें से किसी 3 का भी पता हो तभी आप उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आंसर लेता हूं नंदा देवी। नंदा देवी 5.8 किलोमीटर 5.8 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर है, यानी ये 5,800 समथिंग ये किलोमीटर स्क्वायर है। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। दूसरा, पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये 4.9 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तीसरा, अगस्त्य मलाई जो है 2 जगह पे है, एक तमिलनाडु और केरला, इन दोनों में ये फैला हुआ है, तमिलनाडु और केरला में। इसका क्षेत्रफल 3.5 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर है। पन्ना जो है ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश में, और इसका क्षेत्रफल, छतरपुर में पड़ता है पन्ना बेसिकली, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 2.9 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर है। और कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में। ये मैंने बताया ना, ये फैक्ट है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आप यदि इस ऑप्शन के हिसाब से, ये तो चलिए 4 को लेके पूछा, यदि और दूसरे को दे देता तो उस हिसाब से तो हमको 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल और उसका लोकेशन पता होना चाहिए। सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, और ये है 2.6 थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर। के का मतलब यहां पर 1000 है, किलो 10⁻3, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे यही इसका आंसर भी है। सबसे बड़ा नंदा देवी 5,800 वर्ग किलोमीटर, पंचमढ़ी ये बेसिकली 4,900 कुछ है। जो 900 कुछ है उसको मैं एग्जैक्ट नहीं, मतलब आप ऐसे भी याद कर पाए कम से कम 2-2 डिजिट में, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये फैक्ट पर आधारित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक टर्म है ट्रॉपिकल साइक्लोन, वर्ड यूज किया जा रहा है, जिसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। होता क्या है समझिएगा। बेसिकली क्या होता है, सबकी एक गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है, गुप्त उष्मा। उस गुप्त उष्मा के कारण क्या होता है, जैसे हम कंबल को उठाते हैं वैसे ही समुद्र की सतह से जो पवनें होती हैं वो नमी को एब्सॉर्ब करती हैं और घूमते हुए, दाब के कारण घूमती हैं और चक्रवात लेकर ये आगे बढ़ती हैं। तो भारत में बेसिकली ये वाला जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन मतलब इधर वाले में, इधर ही पर चक्रवात आते हैं। और भारत में इस क्षेत्र पर चक्रवात केवल और केवल आ सकता है तो जिसको हम कह सकते हैं गुजरात। तो यहां पर 2-3 बातें हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन से ही सीधा समझते हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने पर इस चक्रवात का बल कम हो जाता है, ये एकदम सही है। यानी ये चक्रवात, जैसे मान लीजिए मैं इधर की बात करता हूं, हम इधर आए, आपका पड़ा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद आ रहे हैं तो पड़ा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पड़ा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, ठीक है। हम उसमें पुडुचेरी ये सब नहीं ले रहे हैं, हम सीधा सीधा इसकी बात करें, ठीक है। तो हमने कहा कि ये चक्रवात जैसे जैसे भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, यानी ये जितने दूर तक जाएंगे, बेसिकली इनका जाना जो होता है वो सैचुरेशन कहलाता है। सैचुरेशन मतलब संतृप्तता। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं सैचुरेट होते लगते हैं, और यदि इनको कहीं कुछ पहाड़ी मिली तो उस पहाड़ी के कारण ये ऊपर उठते हैं और कंडेंसेट हो जाते हैं और वहीं पर वर्षा करा देते हैं। तो हम कह सकते हैं इन तूफानों का जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उनका बल जो है
वो बल क्या हो सकता है, कम होने पड़ता है लगता है। तो ये पहला वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरे पर आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया द्वारा छोड़ी गई, संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से मिलती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसके बनने में बेसिकली क्या होता है, गुप्त जो होती है ऊर्जा या उष्मा, उसी का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये दूसरा वाला भी सही है। तो आंसर क्या आएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो यहां पर तो ये पहला भी है और ये दूसरा भी है। लेकिन बात यह है कि इनकी क्या गुप्त उष्मा इनकी दूरी पर निर्भर करती है क्या, कि इनकी गुप्त उष्मा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा ये दूरी तक जाएंगी, तो ये गलत है। इनकी दूरी जो होती है वो उस स्थल की बनावट, टोपोग्राफी, रिलीफ पर डिपेंड करता है। यानी वो बनावट यदि समतल है तो वो ज्यादा दूरी तक जाएंगे, जिनके सैचुरेशन पर है। जैसे हाइट बढ़ेगी वो सैचुरेशन बढ़ते लगेगा और फिर वो कंडेंसेट होकर वर्षा कराएंगे। तो ये गुप्त उष्मा जो है इसका कारण नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2। 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन बेसिकली ये इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, आपके एग्रीकल्चर से कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्रो एलाइड वाला पार्ट होता है जिसको हम कृषि संलग्न कहते हैं, जिसमें हॉर्सी कल्चर, वीटी कल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सिल्वी कल्चर अलग अलग आते हैं। दूसरा हम रबी, जायद और खरीफ वाला पढ़ते हैं। आप आजकल वहां से क्वेश्चन कम पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं किस राज्य में कौन सी फसल होती है। तो आपको ये 25-26 फसलें हैं, इनको सीधे सीधे फैक्ट के तौर पर याद ही करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, रागी जो है वो सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। ठीक है, बाजरा सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। ठीक है, ज्वार जो है वो सबसे ज्यादा होगा बेसिकली महाराष्ट्र में, और उड़द जो होता है सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन को देख लीजिएगा। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या अगला वीडियो भारत का इतिहास लाना है। यदि लाभकारी है तो मैं निश्चित तौर पर भारत के इतिहास के साथ जुड़ूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अब आपसे निरंतर जुड़ा रहूं जब तक आपका पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है। और उसके अंतर्गत हम अलग अलग टॉपिक, इंडियन जीएस के, उसके पैरेलली छत्तीसगढ़ जीएस के, आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर्स को लेकर भी मैं आपसे जुड़ूंगा। ठीक है, बट आपका प्रतिक्रिया मुझे चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप वीडियो पर जरूर देखें और देखने के साथ साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे उनको आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और उनको कैसी तैयारी की रणनीति अपनानी चाहिए। और यदि ये लाभकारी है तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। याद रखिएगा, मैं ज्यादा फोकस इस पे करता हूं, है कि नहीं है, क्योंकि आप यहीं पर चुकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, यहां पर एक बात आ रही है पवन ऊर्जा। तो मेरे पास एक रिपोर्ट है अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात करता हूं। आप कहेंगे सर ये तो एग्जाम 2023 का है, तो आप इस रिपोर्ट से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उस समय का भी रिपोर्ट जो है अमूमन वही बताते हैं, मात्रा बढ़ता है, कंडीशन नहीं बढ़ता। तो आप कहेंगे पवन ऊर्जा की क्षमता में भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है, ये बिल्कुल सही है। इंडिया हैज फोर्थ रैंक इन द फील्ड ऑफ विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा में भारत का चौथा स्थान है, एकदम सही है। अगला, भारत की कुल पवन ऊर्जा जो है वो 400 गीगावाट है, ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेसिकली भारत की जो पवन ऊर्जा अभी हाल ही की रिपोर्ट से पता चलता है वो 47,942 के समथिंग मेगावाट में है, गीगावाट में नहीं। कितना है आपका? ये है 47,942 मेगावाट। तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा जो है वो गुजरात में है, ये एकदम सही है। गुजरात का जो विंड एनर्जी है वो भारत की सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली इसका जो गलत है, ठीक है, वो गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन देखिए। जनगणना से ये 2021 का जो क्वेश्चन है काफी टफ लेवल पर पूछा है। यानी साधारणतः हम जनगणना के आंकड़े रट के जाते हैं, कहां पे सबसे ज्यादा जनघनत्व, लिंगानुपात, ठीक है, प्रतिशत, ये वो, साक्षरता। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि अखिल भारतीय जनगणना प्रथम 1871 में, वो ही बात कर रहा है जो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो वाला जो पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा
1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी, ये एकदम सही है, ये गलत है। और 1990 से 40 के बीच में 40 वर्षों के दरमियान में ये 10 से बढ़कर 18% हो गई, ये भी गलत है। तो सही विकल्प जो है वो है कथन 2। ये फैक्ट है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा जनगणना में जाकर, आप अप्रोच बढ़ाइए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो सामान्य जनगणना के फैक्ट पढ़कर हमसे काम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनगणना अब 2011 की है और आज हम 2024 में हैं, तो 2024 में क्या 2011 की जनगणना पढ़ना प्रासंगिक है? तो एग्जाम में यदि आ रहा है तो पढ़ना प्रासंगिक है ही है, चाहे वो 2011 का हो चाहे 1990 का हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अलग अलग जोन पाए जाते हैं, ये भी पूरा फैक्ट है। 2022 का मैंने देखा, जो 2021 का जो एग्जाम रहा उसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट से कम फैक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो आप देखेंगे जो सेंट्रल रेलवे है ये मुंबई है, एकदम सही है। वेस्टर्न रेलवे जिसको पश्चिमी रेलवे, चर्च गेट, ये भी मुंबई में पड़ता है, ये भी सही है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, ये गलत है। ये नॉर्थ फ्रंटियर नहीं, नॉर्थ मिड कह सकते हैं अथवा नॉर्थ सेंट्रल कह सकते हैं। ठीक है, इसको उत्तर मध्य अथवा, ठीक है, उत्तर मध्य हम कह सकते हैं, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज है। और साउथ ईस्टर्न हम यानी हम कहेंगे दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है वो गार्डन रेलवे कोलकाता है, ये एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गलत बताना है तो आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ, यहां पर लिया गया है फ्रंटियर, फ्रंटियर की बजाय क्या आएगा? मिड अथवा सेंट्रल, ये प्रयागराज में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जेडी दाना, बेसिकली जेडी दाना का संबंध जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अध्ययन में है। इन्होंने बहुत समय देकर धारवाड़ चट्टानों का अध्ययन किया। तो कहा जा रहा है भारत उपमहाद्वीप। अच्छा, भारत उपमहाद्वीप मतलब क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारत और भारत को लेकर 7 ऐसे देश, जिसमें आता है आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है, साथ ही साथ हम यहाँ पे कहेंगे मालदीव है, श्रीलंका है। इन सब देशों को मिलाकर कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तब एक उप महाद्वीप का नाम भारत पर रखा गया है। तो बेसिकली जेडी दाना का संबंध धारवाड़ से है, तो इनको इन्होंने कहा है सभी चट्टानों का अध्ययन, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारत में चट्टानों में आर्कियन है, बिल्कुल सही है। पैलोजोइक एरा का है, पौराणिक है, ये भी सही है। द्रविड़ियन है, ये भी सही है। और आर्यन युगीन की, ये भी सही है। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा है क्या? दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है, तो ये सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा रोचक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा। इसको लोग रटने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए युगों में सही कालक्रम को चुने जो सबसे पुराना और सबसे नए को बताता हो। यानी आपको पुराने से नए की ओर जाना है। तो विकल्प में जो दिए जैसे होलोसीन है, प्लास्टोसीन है, प्लायोसीन है, मायोसीन है, इयोसीन है। बेसिकली जब आप पढ़ते हैं कि चट्टानों के निर्माण में, तो चट्टानों का एक अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। 3 प्रकार की चट्टानें होती है। मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है, एक होता है जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल रॉक होता है, एक ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं भ्रंश पर्वत बनते हैं, एक होता है फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। तो अलग अलग पर्वत होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक सेडिमेंट्री होता है, अलग अलग चट्टानें होंगी। तो बेसिकली चट्टानों को अलग अलग खंड में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन देखकर समझ में आ रहा है कि इसका संबंध सिर्फ 2 से है। एक कहलाता है जिसको कहते हैं सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक काल, और एक कहलाता है जिसको कहते हैं नियोजोइक एरा। ठीक है, इसमें कोड बेसिकली हम स्टडी करते हैं, उस कोड से बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको हम EOMP याद कर लीजिएगा और इसको बोलेंगे PH। ठीक है, क्या क्या है? ई से है इयोसीन, बेसिकली ई से आप याद रखेंगे इयोसीन। ठीक, इयोसीन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इयोसीन में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण सीनोजोइक के इयोसीन में हुआ है। इसके बाद आता है ओ से कहते हैं ओलिगोसीन। ओ से जो है वो क्या कहलाता है? ओ से कहलाएगा ओलिगोसीन। ठीक है, एम से कहलाएगा मायोसीन, और पी से कहलाएगा जिसको हम कहेंगे यहां पर प्लायोसीन।
क्या कहलाएगा? प्लायो, ठीक है, ये क्या रहेगा? प्लायोसीन। एक सेकंड, इसको फिर से लिखता हूं मैं, ये कहलाएगा प्लायोसीन कहलाएगा। तो ये है इयोसीन, फिर है ओलिगोसीन, फिर है मायोसीन और फिर क्या है? प्लायोसीन। खास बात ये है कि ये वाला जो है ओलिगोसीन और मायोसीन यानी ओएम, ओएम में जो है मिड हिमालय बना है। किस क्या बना है आपका? मिड हिमालय। और ये जो देख रहे हैं प्लायोसीन, इससे बना है शिवालिक। आपको पता होना चाहिए हिमालय जो है सबसे नवीन जो बना है वो है शिवालिक, और शिवालिक का निर्माण जो है वो सीनोजोइक एरा के प्लायोसीन में हुआ है, ठीक है। और जब इधर जाते हैं तो इधर वाला जो है जिसको बेसिकली हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ये पी का संबंध है प्लास्टोसीन। क्या कहलाएगा? ये प्लास्टोसीन। और इस एच का संबंध है, इसको कहते हैं होलोसीन, ये कहलाएगा होलोसीन। तो बेसिकली जब आप जाते हैं तो आप कह सकते हैं इसमें निर्माण हुआ है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का विशाल मैदान। इसमें बना हुआ क्या है? भारत का विशाल मैदान। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको क्रम से जमाएं, तो क्रम से जमाएं तो इसका कोड तो यही हो गया, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। अब इसको ऑप्शन में देख लीजिए आप। पहला क्या है? इयोसीन, तो इयोसीन में दो आए, फिर मायोसीन है, फिर प्लास्टोसीन नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? प्लायोसीन। तो आंसर बी हो जाएगा, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन हो जाएगा। तो इसको कई बार ऐसा भी पूछता है कि इनका क्रम बताइए, तो आप बताएंगे इयोसीन में ट्रांस हिमालय, ओलिगोसीन मायोसीन में मिड हिमालय, ठीक है, प्लायोसीन में शिवालिक, और यहां बताएंगे प्लास्टोसीन और होलोसीन में क्या बना है? ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। और इसके पहले जब जाते हैं तो फिर अलग अलग चट्टानें मिलेंगी, किसी में धारवाड़ मिलेगा, किसी में हम कहेंगे कडप्पा मिलेगा, किसी में आर्कियन मिलता है, किसी में गोंडवाना मिलता है, किसी में विंध्य मिलता है। तो अलग अलग पहाड़ी मिलती है। उतना डिटेल करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बेसिकली फिर से वही बात आ जाता है, फैक्ट पर आधारित है। इनको आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थलों को उनको जमाना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क जो है ये स्थित है, जिसको हम कहेंगे तिरुचिरापल्ली में। कहाँ स्थित है? तो बेसिकली आप बताएंगे ये स्थित है आपका, जिसको हम कहते हैं तिरुचिरापल्ली में स्थित है। फिर दूसरा आता है जिसको कहते हैं यहां पर शिवालिक पार्क कहाँ स्थित है? तो शिवालिक पार्क स्थित है जिसको कहते हैं सिरमौर, तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर स्ट्रोमेटोलाइट पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा चित्तौड़गढ़, जिसका हो जाएगा 2। और फिर लोनार कहाँ है? तो लोनार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पड़ता है, तो आंसर आ जाएगा 1, जिसको कहेंगे बुलढाड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनी। प्लेट विवर्तनी आपको ध्यान होगा, प्लेट विवर्तनी कॉन्सेप्ट ऐसा था कि बेसिकली पहले जो था एक पूरे भूमि एक साथ थे, ठीक है, और पूरे जल एक साथ थे, बीच में दरारें पड़ी, उन दरारों के कारण जो था वो 2 भागों में टूट गए। ऊपर वाला कहलाया जिसको हम कहते हैं यूरेशिया की प्लेट, यूरेशिया चट्टान और यूरेशिया प्लेट, और दूसरा वाला गोंडवाना कहलाया जिसमें साउथ अमेरिका आता है, जिसमें अफ्रीका आता है, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है। आगे चलकर इंडो प्लेट अलग हुआ, इंडो प्लेट से फिर हमारा जो है वो पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय पठार बना। तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि पहला कथन प्लेट विवर्तनी में सिद्धांत जो है H हेस ने दिया है। तो इसमें 2 व्यक्तियों का नाम है, इसलिए ये कंप्लीटली सत्य नहीं है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत का आधार है, ये बिल्कुल सही है। समुद्र तल विस्तारण यानी बेसिकली एक कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है और एक फ्रिक्शन होता है, 3 चीजें होती हैं इसमें। तो ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा कथन 1 असत्य है, परंतु कथन 2 जो है वो क्या है? सत्य है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। ये वाला जो है ग्लेशियर, ये ग्लेशियर को बेसिकली मैंने ऐसा जब इंडियन ज्योग्राफी में देखा तो साधारणतः 26 से 27 ग्लेशियर मिलते हैं। अब हम कितने ग्लेशियर को पढ़ें कि चीजों को हम बेहतर कर पाए, तो आपको मैं इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं केवल 3 ग्लेशियर की बात करता हूं। देखिए, सबसे ऊपर आता है सियाचिन,
ठीक है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये बेसिकली 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये सबसे लंबा भी है और ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर स्थित वॉर प्लेस है, युद्ध स्थल है। ये जो हम पढ़ते हैं ना, चाइना का बॉर्डर जो शेयर करता है, ठीक है। चाइना के बॉर्डर, आपको बॉर्डर पता होना चाहिए, डुरंड रेखा भारत और हम कह सकते हैं अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ है, ठीक है। भारत चाइना के बीच में जो है मैकमोहन लाइन है। भारत बांग्लादेश के बीच में है जीरो लाइन है। और जो भारत और जो हम कहेंगे म्यांमार के बीच में पड़ता है उसमें अराकान योमा और जो है इदावती नदी बहती है, वो बनाती है सीमा। तो बेसिकली जब आप इसको पढ़ते हैं ग्लेशियर को लेकर, तो सबसे आप जब भारत के जो सियाचिन है वो चीन और भारत के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो एक्चुअल हम कहेंगे LOC पढ़ते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक होता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAOC। तो ये LAOC जो भारत और चाइना की सीमा पर स्थित है, जैसे आप पढ़ते हैं ना ऊपर में, तो ये देखिए जैसे यहां पर आप जाएंगे यहां पर, तो आपको पता होगा कि बेसिकली क्या होता है, ये पीओके वाला हिस्सा हो गया। तो पीओके और भारत को जो जोड़ता है उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इधर आपका स्थित क्या है, इधर स्थित है लद्दाख, ठीक। तो जब लद्दाख है तो इधर जो चाइना के साथ हमारी एक सीमा बन जा रही है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOAC, ठीक है। और यहीं पर स्थित है जिसको बोला जाता है सियाचिन। और सियाचिन जो है ये बेसिकली ये देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और ये कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत भी आता है लद्दाख हमारा, जिसको हम शीत मरुस्थल कहते हैं। तो बेसिकली जब आप इसको स्टडी करते हैं तो मैंने कहा सबसे बड़ा आता है सियाचिन, सियाचिन के बाद दूसरा आता है जिसको कहते हैं हिस्पर, और हिस्पर के बाद आता है बियाफो। ये तीन कम से कम मैं जहां तक याद करूं तो तीन से ये क्वेश्चन बन जाएगा। सियाचिन सबसे बड़ा है, फिर बियाफो है, सॉरी हिस्पर है, हिस्पर के बाद बियाफो है। खास बात यह है ये सभी के सभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आते हैं। आपको पता होना चाहिए लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है और भारत में जो यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख ही है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आता है ये। तो पहला चीज सबसे बड़ा सियाचिन, फिर आएगा हिस्पर, फिर आएगा बियाफो। तो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप जब पहला विकल्प ले रहे हैं तो किसी में भी आपका सियाचिन नहीं है, तो सियाचिन को हटा देते हैं। तो सबसे पहले हिस्पर, तो हिस्पर, तो ये दोनों ही बस ऑप्शन खड़े हुए कंपटीशन में। फिर दूसरा है द्रांग द्रुंग, ये नहीं है, बियाफो। तो आंसर क्या हो गया, सी। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल तीन ही पढ़ के जाए आपसे बन जाएगा, आपको फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कि वृहद हिमालय में बेसिकली कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं। फिर आपसे ये क्वेश्चन बनेगा और इसमें पूरे ग्लेशियर को पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कहता कि 2-3 को पढ़िए, लेकिन अभी क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां पर 3 ग्लेशियर से हमारा काम कंप्लीट हो जा रहा है। अगला है निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों के हिसाब से जमाना है। तो आंसर आएगा ए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। ये फैक्ट ही है, समझाने वाली चीज है नहीं। उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है, उचित एवं लाभकारी मूल्य शब्द का प्रयोग गन्ना के लिए किया जाता है। मात्र एक फसल है गन्ना, जिसको जो कि आप कह सकते हैं ये प्लांटेशन क्रॉप है, यानी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे चाय है, कॉफी है, गन्ना है, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, रोपण कृषि किए जाते हैं। गन्ना में सबसे आगे उत्तर प्रदेश आता है उत्पादन में, और मोटे जो गन्ना होते हैं जिसमें रस ज्यादा निकलता है उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। तो बेसिकली उचित और लाभकारी मूल्य का संबंध गन्ना से है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। पता नहीं क्यों मैं इसका मॉडल आंसर भी देखा तो मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाई कि इसका मॉडल आंसर में आंसर ऐसा क्यों लिया गया है। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है, जिसे हम खादर, बांगर, भाबर, तराई के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस पे दो मिट्टियों को देखा जाता है। जो नई लाई जाती है उसे हम खादर कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। जब आप भारत के मैदान को पढ़ते हैं ना, तो हिमालय शिवालिक से जो नदियां बहती हुई आएंगी, ज्यादातर उधर से नदियां आती हैं, और जब नदियां आएंगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर इसको घिस घिस कर छोटे छोटे आकार करते हुए ये लेकर जाती हैं। तो बेसिकली जो जलोढ़ मृदा है वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये 14% नहीं, भारत में 40% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा है। वो लगभग हम कह सकते हैं
15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये वाला जो कथन है वो बिल्कुल गलत हो गया है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये कथन एकदम सही है। इसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, ये एकदम सही है। दूसरा, इस मिट्टी को रेह थूर चौपन कहा जाता है। तो बेसिकली अलग अलग स्थानों पे कहा जाता है, लेकिन ये जो मिट्टी है ये मिट्टी क्षारीय है। इसको हम एल्केलाइन हम कह सकते हैं, एल्केलाइन सॉइल, या इसी को पीट सॉइल, बॉग सॉइल भी कहा जाता है, जिसको अलग अलग स्थान पे, इसी को उत्तर प्रदेश में ऊसर कहते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं इसी को ही अलग अलग क्षेत्रों में कहीं लोड़ा कहा जाता है, कहीं पर रेह कहा जाता है, कहीं थूर कहते हैं, कहीं चौपन कहते हैं। तो मुझे जो कथन सत्य लग रहा है ज्यादा, वो सत्य तो मुझे यही लग रहा है बी, जिसको हम कहेंगे फास्फोरिक एसिड जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मैंने इसको एनसीईआरटी से वेरीफाई किया हुआ है। एनसीईआरटी जो महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है उसमें स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है, लेकिन मैंने जब इसका मॉडल आंसर देखा तो मुझे मॉडल आंसर सी लगता है, दिखा उसमें। तो आप कमेंट से बताएं कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको और क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत के नदियों की बात की जा रही है इसमें। देखिए ये है आपका, जिसको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की जब हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में बेसिकली ऐसा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड में आता है छोटा नागपुर का पठार, उसमें आता है हजारीबाग का पठार। उस हजारीबाग के पठार से एक नदी बहती है जिसको कहते हैं हम यहाँ पर सुवर्ण रेखा। तो यहाँ पर सुवर्ण रेखा का शायद है कि नहीं है, महानदी गोदावरी इसका उल्लेख ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। इसके बाद छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र धमतरी से एक नदी निकलती है जो ऐसे बहती हुई निकल जाएगी, ठीक है। इसको कहा जाता है महानदी। क्वेश्चन क्या है बेसिकली, वैसे क्वेश्चन है 4 नदियां दी गई हैं, इनको लंबाई के आधार पर अरेंज करना है, ठीक है। तो महानदी पता होना चाहिए, ये 851 किलोमीटर बहती है 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और उड़ीसा में इसी पर क्या बनाया गया है, हीराकुद डैम बनाया गया जो कि सबसे लंबा बांध है। तो आप कह सकते हैं ये 851 किलोमीटर है। जब आप यहाँ पश्चिमी घाट में जाएंगे तो महाराष्ट्र में एक स्थान नासिक है, नासिक जिला। इस नासिक जिले में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं त्र्यंबक की पहाड़ी। आप लोग जानते होंगे यहीं पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। तो इस नासिक से एक नदी निकलकर इस प्रकार से बहते हुए आती है और ये बेसिकली अलग अलग जगहों पे बह रही है। जैसे इस नदी ये महाराष्ट्र से निकली, ये गया तेलंगाना गया और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश गया। इसका नाम है कृष्णा, नहीं सॉरी, इसका नाम है गोदावरी, सॉरी इसका नाम क्या है, गोदावरी। और आप पढ़ते ही हैं कि गोदावरी नदी में फिर छत्तीसगढ़ से यहाँ पर इंद्रावती आकर मिलती है, शबरी आकर मिलती है, इसी पर पेनगंगा वेनगंगा आकर मिलती है। इसकी लंबाई बेसिकली 1465 किलोमीटर है, यानी 1465 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि आगे जो है इसी महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसको कहते हैं महाबलेश्वर। ये बेसिकली एक स्थान आप लोग पढ़ते होंगे, सतारा, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति में इस क्षेत्र पर कब्जा किया था सर्वप्रथम। तो बेसिकली जब आप पढ़ते हैं सतारा, तो सतारा में एक स्थान है जिसको कहा जाता है महाबलेश्वर की पहाड़ी। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी जो इसी के पैरेलल बहती हुई जाएगी। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। इसका नाम है कृष्णा और ये सभी डेल्टा बनाते हैं। यहाँ पर फिर अलग अलग सुंदरवन, केवड़ा, अलग अलग प्रकार के मैंग्रोव वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो ये कृष्णा नदी है जो कि लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास बहती होगी, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पर एक स्थान कर्नाटक है और कर्नाटक में एक स्थान है जिसको कहते हैं महाबलेश्वर की पहाड़ी। क्या है, महाबलेश्वर की पहाड़ी। और बेसिकली इसमें भी एक स्थान है पुष्पराज की पहाड़ी, वहां से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है कावेरी नदी। और कावेरी जो है ये तमिलनाडु की जीवन रेखा भी कहलाती है। इसमें फिर अलग अलग नदियां निकलेंगी और इसके बाद एक नदी बसती जिसको वैगई नदी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इस कावेरी नदी का जो बेसिकली हम लंबाई देखते हैं वो कावेरी नदी का समथिंग 1300, कावेरी नदी का जहां पर मुझे याद है 1341 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 1341 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से इसी में दिया गया हुआ है क्या, नहीं, एक नर्मदा भी लिया है।
तो नर्मदा को कवर कर लेते हैं। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश के, आपको पता होगा, अमरकंटक एक स्थान पड़ता है। क्या है? अमरकंटक। इस अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ये मध्य प्रदेश के बाद गुजरात से बहते हुए ये जाकर मिलती है कौन सी शाखा में? ये जाकर मिलेगी अरब शाखा में। और याद रखिएगा, भारत में बहने वाली, देखिए सिंधु नदी जो है बेसिकली 2880 किलोमीटर बहती है, लेकिन भारत में ज्यादा नहीं है क्योंकि उसकी ओर लद्दाख में बह रही है। ठीक है, तो बेसिकली भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1300 लगभग 12 किलोमीटर, या कुछ साक्ष्यों में 1314 किलोमीटर भी लिया जाता है। क्या? मैंने एनसीईआरटी में इसको 1312 देखा हुआ है। ठीक है, तो इतने में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला आप दिए हुए विकल्प के हिसाब से लेते हैं। तो सबसे पहले आया जिसको कहेंगे गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा अथवा बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा से पहले है और ये सबसे लंबी भी है। तो इसका लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी के बाद दिए हुए विकल्प में मैं यहीं पर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है, इसको लेंदी नहीं बनाते। ये हो जाएगा गोदावरी 1465 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी के बाद आता है कृष्णा, जिसको कहेंगे 1400 किलोमीटर। और फिर महानदी आएगा 851 किलोमीटर। और एक ले लेंगे नर्मदा, ये कितना है? 1312 किलोमीटर। तो आप अरेंज कर लीजिए, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले आएगा गोदावरी, यानी 3, ये वाला हो गया। सीधा एक पता है तो भी आंसर बन जा रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। 3 आएगा पहले, फिर 2 आएगा कृष्णा, फिर 4 आएगा नर्मदा, और फिर 1 आएगा महानदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये सौर मंडल से, सोलर पैनल से क्वेश्चन पूछ दिया। कब पूछा है ये? 2020 में। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म है, बुध नहीं है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, इसलिए गलत हो जाएगा। शनि ग्रह, शनि का उपग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा है, ये भी गलत है। तो आंसर जो रहेगा वो 3 और 4 जो है वो सही है। फोबस एंड डाइमस मंगल के 2 उपग्रह है, बिल्कुल सही है। नेपच्यून एंड उपशून्य तापमान वाले मेथेन गैस वलय से घिरा हुआ रहता है, ये भी सही है। तो आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन। ऊर्ध्वाधर तल मतलब किसी भी बिंदु को, यदि मान लीजिए, जैसे समझिएगा, मान लीजिए सरफेस पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि मुझे किसी दूसरे पॉइंट से यदि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मुझे इसका स्टेटस जानना हो, स्थिति, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है उपकरण ही है सीधा सीधा, इसको कहते हैं थियोडोलाइट कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इसके क्या कहते हैं? थियोडोलाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन है, जूट की खेती के बारे में विचार करना है आपको। देखिए, पहला, जूट जो होता है एक रबी फसल है, ये गलत है। जूट बेसिकली एक खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल वो होते हैं जो बेसिकली हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर करते हो, जिनको ज्यादा तापमान चाहिए, ज्यादा वर्षा की मात्रा चाहिए, जो बेसिकली जून जुलाई में बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में जिसकी कटाई की जाती है। और इसको लेकर एक कोड भी हम पढ़ते हैं, मैंने एक कोड भी देखा था इसको लेकर, जिसमें हम अलग अलग फसलों का कोड हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया और तीमोसुजू को उड़ाया, इसमें सभी फसलें आ जाती हैं, बट वो क्लास में डिस्कस करते हैं, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा, पहला गलत है। जूट फसल जो होता है उच्च तापमान, ये बिल्कुल सही है, और आर्द्र जलवायु, मैंने बताया ही है कि जून जो जुलाई वाला होता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है, इसको वेट क्लाइमेट की। भारत में जूट का मुख्य उत्पादन जो है पूर्वी क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही है। इसके लिए नंबर 1 पर आता है वेस्ट बंगाल। तो ये दूसरा और तीसरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा 2 और 3। जूट जो है वो रबी नहीं खरीफ की फसल है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग होता है, ये भिन्न होता है बोल रहा है, ये एकदम सही है। मान लीजिए अभी आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुछ झटके पाए गए भूकंप के, जो साउथ तरफ तेलंगाना के आसपास में जो झटके मिले उसके दिखाई दिए। तो हर एक भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है वो दूसरे भूकंप से कैसा होता है? डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि उसकी तीव्रता अलग अलग होती है, तो इसलिए वो भी अलग अलग होगा। अगला भूकंप लेखी, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है क्या यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ यूज करते हैं, सिस्मोग्राफी कहा जाता है।
ठीक है, उस प्रक्रिया को सिस्मोग्राफी, उपकरण को सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो इससे मापा जाता है भूकंप, भूकंप की जो है, मतलब भूकंप मापने का जो उपकरण है उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये 105 और ये दुनिया भर का प्राइमरी सेकेंडरी पी और एस, ये इसको सही नहीं है, केवल एक सेंटेंस पे लाइन है कि इससे भूकंप मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़िए, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। ये पहला है, कथन पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है आपको। पहला, भारत 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, ये गलत है, भारत 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। पढ़कर गए रहते फिर भी ये डाउट होकर एग्जाम में गलत हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। भारत 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बटा हुआ है, तो पहला सेंटेंस गलत है, दूसरा भी क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों के डिजिट को उसने इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय कहेंगे पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, कथन 1, 2, 3, तीनों के तीनों क्या है, गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपसे 32वां क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट में है आपका कृषि वानिकी। ये तो संस्थान है, एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट, कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी मतलब क्या होता है कि जहां पर हम कृषि के साथ वन की गतिविधियों को कर सके, तो उसको कहा जाता है कृषि वानिकी। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग आते हैं, एक होता है सोशल फॉरेस्ट्री होता है, एक होता है एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, सब फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो काजीरंगा, हेमिस है, राजा जी है, तो याद रखिएगा जिम कार्बेट है। और बेसिकली जिम कार्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी। तो ये भारत का कैसा है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। देखिए अगला है, चेरापूंजी स्थित है। दो बातें यहां पर थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जो मेघालय है, उस मेघालय में अलग अलग पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम कुछ इस तरीके से है, उसमें किसी को गारो खास पहाड़ी कहते हैं, एक है खासी की पहाड़ी, और तीसरा है जिसे हम कहते हैं जयंतिया की पहाड़ी। तीन पहाड़ियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में है, और यहां पर जो खासी की पहाड़ी है, इसी के निकट बराक नदी बहती है, जो कि बेसिकली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो खासी की पहाड़ी पर दो स्थान है, एक का नाम है चेरापूंजी और दूसरे का नाम है मानिस राम। ये दोनों विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है, मतलब मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व का, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेरापूंजी से ज्यादा अब तो मानिसराम में होने लगी है। चेरापूंजी में 1140 कहा जा रहा है और मानिसराम में 1151 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है, यानी मोर देन 1100 सेंटीमीटर। हमारे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जो है बेसिकली अबुझमाड़ को कहते हैं, जहां पर 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सोच कर देखिए, 187 और हम बात करें 1140 और 1151, यानी मानिसराम और ये जो चेरापूंजी है, ये दोनों किस पहाड़ी में आता है, तो आंसर क्या रहेगा, खासी की पहाड़ी। और खासी की पहाड़ी किस में आती है, मेघालय राज्य में आता है। मेघालय किस में आता है, सेवन सिस्टर्स में आता है, 7 जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उसमें आता है। अगला है, भारत में शांत घाटी। जब भारत में आप जाएंगे तो भारत में शांत घाटी बेसिकली ये केरल में स्थित है। यहां पर आप जाएंगे नीचे में सबसे ज्यादा तो स्थित है क्या, केरल। और केरल में स्थित है आपका क्या, साइलेंट वैली। क्या कहते हैं इसे, शांत घाटी। तो बेसिकली जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली, ये साइलेंट वैली स्थित है, इसको हम कहते हैं केरल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ये साइलेंट वैली की तुलना हम अपने छत्तीसगढ़ के जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क से भी करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, बेसिकली ये जो साइलेंट वैली है, याद रखिएगा यहां पर पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो कांगेर नेशनल पार्क है, जो कि कांगेर नदी बस्तर में है बेसिकली, जो कि 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है छत्तीसगढ़ का। उसकी तुलना
हम कहेंगे ये सॉरी धोखे से मैं यहाँ पे लिख दिया, इसकी तुलना केरल के साइलेंट वैली से की जाती है, क्योंकि वहां हमारे जो बस्तर में जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है वहां भी कुछ मात्रा में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये काफी शांत है, इसलिए इसको साइलेंट वैली इसका नाम दिया गया है। और हमारे बस्तर में आप जाएंगे, विंता घाटी है, ठीक है, अलग अलग घाटियां भी जो है, बेसिकली विंता घाटी को तो हम बस्तर का स्वर्ग हम कहते हैं, कश्मीर कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से भी पुस्तकों में आया नहीं है, पुस्तकों में आएगा तो सब पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का साइलेंट वैली जो है उसे किसे कहा जाना चाहिए, तो आप बताएंगे वो कहा जाना चाहिए आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क को। तो इस तरीके से मैं देखता हूं कोई क्वेश्चन छूटे हैं क्या, नहीं। और एक दो सूचनाएं आपसे साझा करूंगा। मैंने जैसे चर्चा किया कि आप मुझे कमेंट से जरूर बताएं कि ये सेशन आपके लिए कैसा रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत के भूगोल के टॉपिक बताऊंगा आपको कि कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं और किस किस चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। यदि आप समय बहुत कम है और ये संभव नहीं है कि मैं सभी टॉपिक को लेकर आपके साथ जुड़ पाऊं, यदि आप कहेंगे कि किसी टॉपिक पर आपको ज्यादा परेशानी हो या समस्या हो, आपके कमेंट के हिसाब से मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो भी बना सकता हूं, यदि आप कहेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर दो चर्चाएं करूंगा। आप कमेंट से जरूर बताएं कि इस प्रक्रिया को, इस सेशन को कंटिन्यू रखना है या नहीं। और दूसरा, 9 फरवरी के सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए दिल्ली आईएएस एकेडमी का जो युवाचार करंट अफेयर्स आता है, ये बहुत जल्द ही आपको नजदीकी बुक शॉप में मिलेंगे। यहाँ पर बेसिकली जितनी भी महीनेवार घटनाएं हैं 2024 के, जो मुख्य घटनाएं हैं, और जैसे आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के पैटर्न जिस हिसाब से करंट अफेयर्स में बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है और ये बहुत जल्द ही मार्केट में मिलेगा। आप इसे उपयोग कर सकते हैं और अपेक्षा आशा है आपसे कि आप हमें इस क्षेत्र में भी सहयोग प्रदान करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगा। और मैं जैसा कहा हूं, अगर ऑफलाइन क्लासेस की व्यस्तता ज्यादा नहीं रहती तो मैं आर्थिक सर्वेक्षण और अन्य फैक्ट के साथ भी आपके साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।